हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +1 का अर्थशास्त्र का टॉपिक पढ़ रहे थे, आंकड़ों का संग्रहण। हम क्या क्या कर रहे थे? हम आंकड़ों का संग्रहण। देखो, इसके अंदर हमने एक जो क्लास थी हमारी वीडियो वो बना भी दी थी, उसके बारे में आपको बता भी दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो कंटिन्यू इसको आगे करते हैं हम शुरू। भी देखो, आंकड़ों का संग्रहण करना, उसको इकट्ठा करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना। आंकड़ों को जो आंकड़े हमने जो प्राप्त किए हैं, कहाँ से प्राप्त किए हैं, व्यक्तियों से प्राप्त किए हैं या कोई संस्था से प्राप्त किए हैं, तो ये करने से पहले हम क्या करते हैं, आंकड़ों के प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, आंकड़े होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। एक तो होते हैं प्राथमिक, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राथमिक आंकड़े। देखो, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं ना, वो क्या होते हैं? देखो, प्राथमिक आंकड़े आप एक सिंपल सी लाइन में याद कर सकते हो। क्या कह सकते हो? जो नए सिरे से शुरू किए जाए। मैं ये कह दूं उसको, नए सिरे से शुरू करना, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। यानी आप कह सकते हो, जैसे मान लो, अपने एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। फिर देखो, स्कूल है एक, स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनसे हमें ये पता करना है कि कोई फिल्मी स्टार है, उसके बारे में आप कौन से फिल्मी स्टार को आप ज़्यादा पसंद करते हो, या किस में आप ज़्यादा फिल्में देखते हो, किसके ज़्यादा आप सॉन्ग सुनते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ। स्कूल में जाकर मैं प्रत्येक बच्चे से ये बात पूछता हूँ व्यक्तिगत रूप से। प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक बच्चे से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मिलता हूँ उससे। फिर मैं जो आंकड़े इकट्ठे करता हूँ उसे बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़े। क्योंकि शुरू मैंने ही किए हैं, मैंने किसी और से नहीं लिए वो आंकड़े। मैं ऐसे नहीं किया था प्रिंसिपल आप दे दो, प्रिंसिपल सर आप दे दो, या किसी और टीचर से ले रहा हूँ या उसके दोस्त से ले रहा हूँ, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। मैंने शुरू किए आंकड़े और खुद जाके मैं उन बच्चों से मिल रहा हूँ, स्टार्टिंग में मिल रहा हूँ और बच्चों से पूछकर उसके आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूँ। वो होते हैं प्राथमिक आंकड़े। कौन से होते हैं? प्राथमिक आंकड़े। और इनको हम ये भी कह सकते हैं जो नए सिरे से शुरू किए जाते हैं। स्टार्टिंग में वो पहले से आंकड़े नहीं होते, उसको फिर नए सिरे से ही शुरू करते हैं हम। ऐसा नहीं पहले से आंकड़े पड़े होते हैं। उसके बाद अगर हम द्वितीय बात करें, द्वितीयक आंकड़े। देखो, द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो पहले से इकट्ठे कर लिए गए हैं, पहले से इकट्ठे कर लिए गए हैं। कैसे? अब वो स्कूल की बात करते हैं। हमने स्कूल से बच्चों से पूछ रहा था। यहाँ पर तो देखो, हमने एक एक बच्चे से व्यक्तिगत रूप से जाके पूछा। यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर मैं बच्चों के पास नहीं गया, बल्कि मैं प्रिंसिपल सर के पास चला गया, सीधा ऑफिस में चला गया। उनसे बोला भी आप बताओ भी बच्चों के बारे में, उनके मतलब कौन से फिल्मी स्टार है, या कौन से वो फिल्म ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन से जो स्टार है उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, किनके ज़्यादा सॉन्ग सुनते हैं। यानी ये जो डाटा था ये सर के पास पहले से था, क्योंकि सर ने पहले से कलेक्ट कर रखा था। सर पहले से बच्चों से मिल चुके थे और वही डाटा उन्होंने क्या किया, वहाँ से उठाया और मेरे को दे दिया। ये हो गए द्वितीयक आंकड़े। यानी इकट्ठे किसी और ने किए, मैंने उसका यूज किया। देखो, जनगणना होती है 10 साल के बाद, है ना। 2011 में हुई थी, फिर 2021 में होगी, 2001 में हुई थी। ये जनगणना होती है ना, जो स्टार्टिंग में सरकार जब जनगणना करवाती है नए सिरे से, जब वो व्यक्तिगत रूप से सभी प्रगणकों को भेजती है, कर्मचारियों को नियुक्त करती है, और वो प्रत्येक घर में जाकर क्या करते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी उनसे आंकड़े इकट्ठे करते हैं। वो तो हो गए प्राथमिक आंकड़े। उसके बाद सरकार क्या करती है, उसका बढ़िया वर्गीकरण कर देती है। बेरोजगारी की अलग, कितनी शिक्षा है, कितने यहाँ पर स्वास्थ्य, कितना इसका यहाँ पर मतलब कितने लोगों की जो जॉब करते हैं, कितने सरकारी है, कितने गैर सरकारी है, इन सब का इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग आंकड़े इकट्ठे कर दिए और वो आंकड़े बुक में डाल दिए, न्यूज़पेपर में डाल दिए, और वहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं। देखो, हमें जो आंकड़े मिल रहे हैं वो हम ऐसे नहीं, हमें बेरोजगारी का आंकड़ा चाहिए तो हमको जनगणना करने थोड़ी निकल जाएंगे। जो पहले जनगणना करते हैं, सबसे पूछते हैं, फिर बेरोजगारी, ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, सरकार की कोई बुक है या कोई न्यूज़पेपर है या उनका कोई खुद का कोई ऑफिस है, वहाँ से क्या करेंगे, सीधे आंकड़े उठा लेंगे। यानी वो पहले से कलेक्ट किए होते हैं, पहले से इकट्ठे किए होते हैं, वो होते हैं द्वितीयक आंकड़े। ये तो नए सिरे से होते हैं, ये पहले से इकट्ठे नहीं किए होते, ये होते हैं प्राथमिक आंकड़े।
और ये पहले से इकट्ठे किए होते हैं, बस वहाँ से हम उनको देखते हैं, वहाँ से हम उन आंकड़ों को लेते हैं। ये होते हैं द्वितीयक आंकड़े, यानी उनको हम द्वितीयक आंकड़े बोलते हैं। अब देखो, आप बुक पढ़ते हो, बुक के अंदर आपको जनसंख्या के बारे में आपको जानकारी मिलती है। देश में कितनी जनसंख्या है, 2001 में कितनी थी, 102 करोड़ के लगभग थी। 2011 में 121 करोड़ के 119-21 करोड़ के लगभग चली गई। अब भी और बढ़ रही है जनसंख्या। तो कहने का मतलब है, ये आंकड़े हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? बुक से तो प्राप्त हो रहे हैं। हमने कोई जनगणना खुद थोड़ी की थी, बुक से प्राप्त कर रहे हैं हम। और बुक से प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए द्वितीयक आंकड़े हैं, वो हमारे लिए द्वितीयक आंकड़े हैं। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। देखो, हमारा जो लेसन था आंकड़ों का संग्रहण का, और जो संग्रहण की विधियां हैं वो आप 3 विधि आपके इस लेसन में पढ़ोगे। कौन कौन सी है वो पढ़ लेते हैं हम। देखो, प्रथम जो इसकी विधि है, यानी आंकड़ों के संग्रहण करने की विधियां, इसकी जो प्रथम विधि है वो होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है। क्या होता है वो हम करेंगे, डिटेल से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो इसकी विधि होती है वो होती है, आप कह सकते हो, डाक के द्वारा। यानी आंकड़े तो इकट्ठे करने हैं, संग्रहण करने हैं, संग्रहण की विधि बता रहे हैं। आप व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों से मिलकर क्या कर सकते हो, आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो। आप डाक के द्वारा आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, टेलीफोन के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा भी क्या कर सकते हो, आंकड़े इकट्ठे कर सकते हो। ये सिंपल जो आपकी विधियां हैं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार की। देखो, व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है। एक तो इसके अंदर मुख्य शर्त ये होती है भी, वह व्यक्ति व्यक्तिगत साक्षात्कार कर सकता है जो प्रत्येक स्थान पर पहुंच सकता है। मान लेते हैं हमें 4 व्यक्तियों से मिलना है व्यक्तिगत रूप से। अरे व्यक्तिगत रूप से यह व्यक्ति तभी मिलेगा जब यहाँ तक वो पहुंच सकता है। मान लो एक व्यक्ति ऐसा स्थान पर बैठा जहाँ पर वो व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार करना संभव नहीं हो सकता। तो पहली बात तो यही है भी, जहाँ पर संभव हो वहीं पर ही क्या हो सकता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। इंटरव्यू होता है ना, एक व्यक्ति सामने बैठ गया, जो उत्तरदाता होता है, सर्वेक्षण करता है, उससे आंसर क्वेश्चन पूछता है, वो आंसर देता है, आंसर पुट करता है, आगे से आगे प्रश्न पुट करता है, उसके बाद आंसर आता है। यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसका फायदा ये होता है, इसका लाभ ये है भी, अगर हम व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिले, ये व्यक्ति से अगर मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलूंगा ना, तो आप मेरे को जो भी बात बताओगे वो बढ़िया बता सकते हो, पर अच्छे तरीके से वो बात मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप बात को छुपा भी रहे हो, हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने कोई प्रश्न पुट किया आपको, आपने उसके बदले मेरे को आंसर दिया, हो सकता है वो आंसर मेरे को आप गलत दे रहे हो, मेरे से कुछ बात छुपा रहे हो आप। तो ये स्थिति में आपके चेहरे पर हाव भाव से देख लेता हूँ, तो मैं उसी टाइम कह सकता हूँ भी आप ये बात सही नहीं बता रहे। यानी कोई व्यक्ति गलत बोलता है ना, तो उसका हाव भाव का पता चल जाता है ना, चेहरे के ऊपर दिखाई देता है भी ये व्यक्ति झूठ बोलता है, सच बोल नहीं बोल रहा। हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, जब वो बोलता है तो उसके पड़ती है, नहीं जी आप तो झूठ बोल रहे हो। यानी चेहरे से पता चल जाता है भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है, चेहरे से पता चल जाता है व्यक्ति सही बोल रहा है। इसका मतलब ऐसी स्थिति के अंदर उसको एक सही और सत्य आंकड़े प्राप्त होने की संभावना रहती है, क्यों व्यक्ति से मिलता है ना व्यक्तिगत रूप से, तो एक सही आंकड़ा उसको प्राप्त हो जाता है ताकि उस समस्या से निपटा जा सके। और भी इसके लाभ बता सकता हूँ आपको मैं। इसके लाभ की बात करें हम, तो क्या होता है इसमें, देखो हमने कोई प्रश्न पूछा, सामने वाला व्यक्ति ने उत्तर दिया, हो सकता है हमने प्रश्न पूछा, उस व्यक्ति को प्रश्न नहीं समझाया, तो व्यक्ति आपको क्या कर सकता है, इसको एक्सप्लेन करके बताओ जी, इसको थोड़ा इसका अर्थ बताओ जी, मेरे को बताना क्या है। ये तभी पूछ सकता है ना, तब उसके सामने बैठाओ। अगर उसने प्रश्न किसी के द्वारा आपके पास पहुंचा दिया, डाक के द्वारा, अगर आपको प्रश्न नहीं समझाया तो आप किससे पूछोगे, आपको पता ही नहीं किसने भेजा है, किससे पूछे हम। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है, इसका लाभ बेनिफिट ये भी है भी, आप क्या कर सकते हो, उसी टाइम उस प्रश्न का अर्थ पूछ सकते हो। हम पूछ सकते हैं जिससे, बताओ सर आप हमसे क्या पूछना चाहते हो,
उसको एक्सप्लेन करना पूछ सकते हो। दूसरी बात, जब उसका वो आंसर देते हैं, जो उत्तरदाता होता है वो आंसर देगा पर्सन का, अगर वो उत्तर हमें कंप्लीट रूप से समझ नहीं आ रहा या उसने सही तरीके से हमें बताया नहीं, तो उसी टाइम में हम उनको बोल सकते हैं भी आपका ये उत्तर है, ये बिल्कुल सही नहीं प्राप्त हो रहा है, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो या उसको बढ़िया तरीके से आप हमें बताओ ताकि हम उसको समझ सकें। बात समझ रहे हो ना? भी दोनों को बेनिफिट है। सर्वेक्षणकर्ता उससे पूछ सकता है भी आपने जो उत्तर दिया है वो बढ़िया तरीके से नहीं दिया गया, उसको फिर से आप एक्सप्लेन करो या उसको डिटेल से बताओ आप। इसी प्रकार उत्तरदाता भी सर्वेक्षणकर्ता से पूछ सकता है भी आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा है वो प्रश्न मेरे को नहीं समझा या ज़्यादा लेंथी है या उसके कुछ मीन जो इसके वर्ड्स हैं वो हमें नहीं समझा रहे, तो आप इसको एक्सप्लेन करके बताओ ताकि मैं इसका उत्तर दे पाऊँ। यानी ये है व्यक्तिगत साक्षात्कार के कुछ लाभ, व्यक्तिगत साक्षात्कार के कुछ लाभ। अब मैं बात करूं व्यक्तिगत साक्षात्कार की कुछ हानियां यानी कुछ कठिनाइयां कह सकते हो आप। देखो इसकी कुछ कठिनाइयां भी है, व्यक्तिगत साक्षात्कार की कुछ कठिनाइयां भी है। देखो व्यक्तिगत साक्षात्कार वो होता है जो व्यक्ति से व्यक्ति आमने सामने जो प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर दिए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अब हमें बात करते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है और जनसंख्या भी बहुत है और वो भी बहुत दूर दूर बैठे हैं, यानी वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, कोई परिवहन का साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत साक्षात करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रत्येक व्यक्ति दूर दूर बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति से उनसे प्रश्न पूछने जाएंगे तो हमारा समय भी बहुत नष्ट होगा, समय भी नष्ट होगा और धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा हमारा। बात समझ रहे हो? ये इसका नुकसान है। क्योंकि अगर हम मान लो एक नॉर्मल सी बात है, हमारे एक रूम के अंदर बच्चे बैठे हैं, उनसे या रूम के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे व्यक्ति के साक्षात्कार करते हैं, एक एक बुलाते हैं तो आराम से थोड़े समय में काम चल जाता है। लेकिन वो दूर दूर बैठे हैं, कहीं कहीं बैठा है, कहीं पहाड़ी एरिया में बैठा है, कहीं रेगिस्तान में बैठा है, जहाँ पर जाना मुश्किल होता है। अगर चले भी जाए तो पैसा भी बहुत लगता है, धन भी बहुत खर्च होता है और साथ में हमारा समय भी बहुत ज़्यादा नष्ट होता है। इसका मतलब वहाँ पर ये जो विधि है व्यक्तिगत साक्षात्कार की वो वहाँ पर लागू नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसकी कठिनाई की हम और बात करें तो देखो कई बार क्या होता है, देखो आज मेरे से मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, कोई व्यक्ति आया मेरे से क्वेश्चन किया, मैं वहाँ पर क्या प्रश्न बताने में थोड़ा झिझक भी सकता हूँ क्योंकि वो मेरे सामने है, मेरे सामने है। कई बार होते हैं ना क्लास के अंदर बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चा क्या कहता है, सर मैं बता नहीं सकता, लिख के दिखा देता हूँ। ये मैं कहता था क्लास के अंदर और भी बच्चे बहुत कहते हैं भी सर यहाँ पर मैं पूरी क्लास में बता नहीं सकता, आप मेरा टेस्ट ले लो, लिख कर दिखा दूंगा। इसका मतलब कई बार ये भी हो सकता है क्योंकि वो जो प्रश्न करता होता है वो व्यक्ति के सामने ही बैठा होता है। मान लो जिससे उत्तर पूछने गया, जिससे डाटा कलेक्ट करने गया, इकट्ठे करने गया, वो बिल्कुल सामने बैठा होता है और जब उससे प्रश्न पूछता है तो वो क्या हो सकता है, थोड़ा मतलब थोड़ा उत्साहित हो सकता है, उसकी थोड़ी विल पावर होती है वो कम हो सकती है और वो नहीं बता पाता उत्तर, और बता पाता है तो झिझक के गलत उत्तर दे सकता है वो। तो इसका नुकसान एक ये भी होता है क्योंकि डाक द्वारा जो प्रश्न आते हैं ना, डाक के द्वारा भेजे जाते हैं, उसके अंदर वो व्यक्ति खुद नहीं होता, वो फिर उत्तरदाता क्या करता है अपनी मर्जी से बढ़िया तरीके से आंसर लिख सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर उसको उसी टाइम प्रश्न बताना होता है, उत्तर बताना होता है और उस उत्तर में बताने में जब वो सामने उसका चेहरा होता है ना तो वो झिझकता है, यानी वो थोड़ा अटक जाता है भी क्या बताऊँ उसको, क्योंकि थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। कुछ डाटा ऐसे होते हैं वो मतलब एक व्यक्तिगत रूप से नहीं बता पाता, तो इसका नुकसान ये भी है। देखो समय बहुत ज़्यादा नष्ट होता है, धन भी बहुत खर्च होता है और इसके अंदर जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो डाटा प्राप्त होते हैं वो सही भी प्राप्त होने का कुछ थोड़ा कम ही चांस होता है क्योंकि व्यक्ति अपना कुछ स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपनी थोड़ी वैल्यू बढ़ाने के लिए वहाँ पर गलत जवाब भी दे सकता है ताकि सामने वाला व्यक्ति इंप्रेस हो जाए, सामने वाला व्यक्ति उसकी वाह करे, तो इसके लिए वो व्यक्ति को क्या थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी कह सकता है कि जो डाटा आंकड़े हमें वास्तव में चाहिए वो आंकड़े हमें नहीं मिल पाते क्योंकि व्यक्ति उसके सामने अपनी बढ़ाई के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है, अपनी बात बढ़ा चढ़ाकर या अपने आंकड़े वो गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। तो ये इसकी कुछ कठिनाइयाँ हैं। इसके फ़ायदे भी हैं भी, एक तो व्यक्तिगत रूप से मिलती है तो बढ़िया आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम उसका जो पूरा चेहरे की जो
हाव भाव है उसको भी हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। सेकेंड आपकी विधि थी डाक द्वारा। कौन सी विधि है? डाक के द्वारा। देखो ये डाक के द्वारा भी साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार। अब डाक के द्वारा साक्षात्कार कैसे होता है? इसके अंदर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसके पास नहीं जाता, यानी खुद चल के नहीं जाता, बल्कि डाक के द्वारा जो पर्सन उसने बनाए हैं वो पर्सन उसको भेज दिया जाता है और एक निश्चित समय दे दिया जाता है भी इतने समय में आपको इसके आंसर भरकर वापस भेजना है, वापस हम तक पहुंचाना है। इसका फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है एक तो हमारा समय बच जाता है, समय बच जाता है ना। इसके हम लाभ की बात करें तो समय की बचत होती है और धन की बचत होती है और एक साथ हम बहुत से व्यक्तियों का साक्षात्कार कर सकते हैं। देखो व्यक्तिगत रूप में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति हमारे सामने बैठा है उसका ही साक्षात्कार करेंगे, फिर दूसरे की आएगी, तीसरे की आएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर हम एक साथ सभी व्यक्तियों को इकट्ठे पोस्ट कर सकते हैं, डाक के द्वारा उसको पर्सन भिजा सकते हैं और उनको एक निश्चित टाइम दे सकते हैं भी इतने टाइम के अंदर आप हमें इनके आंसर देकर हमें वापस आपको भेजना है, हम तक पहुँचाना है। और इसका क्या फ़ायदा है? अभी एक फ़ायदा है, देखो जो व्यक्तिगत साक्षात्कार के जो हमने कठिनाइयाँ पड़ी थी वो इसके सारे फायदे हैं। तो इसके अंदर व्यक्ति क्या होता है? खुला होता है, वो आराम से आंसर दे सकता है। देखो व्यक्तिगत साक्षात्कार में तो क्या होता है, व्यक्ति को उसी टाइम उत्तर देना होता है क्योंकि वो सामने बैठा होता है। डाक के द्वारा जो जाता है उसके पास, उसमें क्या होता है, उसको उसी टाइम उत्तर नहीं देना होता, वो आराम से पर्सन को पढ़कर सोच विचार कर कर आराम से उसका एक बढ़िया उत्तर दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ टाइम होता है। ऐसा नहीं जिस टाइम प्रश्न पूछा उसी टाइम आंसर दो, हो सकता है उस टाइम उसको पर्सन का जो अर्थ है वो गलत निकला, यानी उसने सही अर्थ निकाला ही नहीं, उसने उस पर्सन को समझा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक वो गलत आंसर देगा। लेकिन यहाँ डाक के द्वारा जब उसके पास पर्सन आएगा तब वो आराम से उसको समझकर सोच विचार करके अपना आंसर दे सकता है। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं, बेनिफिट है, यानी समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। उसके बाद जो व्यक्तिगत रूप से जब वो किसी व्यक्ति से मिलते हैं उससे वो झिझक जाता है, तो यहाँ पर वो झिझकता नहीं है क्योंकि डाक के द्वारा उसके पास पर्सन आते हैं, वो आराम से रात को, सुबह को, दिन में, कभी भी जब वो फ्रेश मूड में हो, बढ़िया हो, उस टाइम वो पढ़कर हो सकता है बढ़िया आंसर दे आपको। यानी जो व्यक्तिगत साक्षात्कार से जो आपको डाटा प्राप्त हो रही है, हो सकता है वो डाक के द्वारा जो डाटा प्राप्त हो वो अच्छे प्राप्त हो और एक स्टिक और बढ़िया आपको क्या हो, एक डाटा प्राप्त हो जाए, आंकड़े प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था किसी समस्या को सलटने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हमें एक सही और विश्वसनीय डाटा की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक हमें विश्वसनीय डाटा नहीं मिलेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, उसको समस्या को पूरा नहीं कर सकते। अगर हमें मान लो जो डाटा प्राप्त है वो रॉन्ग प्राप्त हुए, गलत प्राप्त हुए, तो जो हमारी समस्या छोटी थी ना वो बड़ी हो जाती है, यानी विकट रूप धारण कर रहती है। तो इससे बचने के लिए, विश्वसनीय डाटा प्राप्त करने के लिए हम डाटा संग्रहण करने की, आंकड़े संग्रहण की, उसकी कुछ विधियां हैं। इसके अंदर हमने पहले व्यक्तिगत साक्षात्कार पढ़ी, दूसरी डाक द्वारा साक्षात्कार, इसके लाभ पढ़े। अब उसके पढ़ते हैं कठिनाइयाँ। देखो डाक द्वारा जो साक्षात्कार होता है ना उसकी कठिनाइयाँ भी बहुत होती है, अकेले लाभ ही नहीं होते, गुण नहीं होते, क्वालिटी नहीं होती, कुछ इसमें कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ भी, आलोचना भी होती है। कैसे? देखो डाक के द्वारा जो भेजा जाता है, देखो मैं आपको एक ना छोटा सा मेरे ऊपर एग्जाम्पल बता दूँ। मैंने क्या एक बार रेलवे का फॉर्म भरा, अब तो क्या है ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन, जो भी पेपर का जो हमारे रोल नंबर आते हैं, फॉर्म भराते हैं, वो सब ऑनलाइन सिस्टम होता है। आज से 4-5 साल पहले की बात है। उस टाइम क्या मैंने 5-6 ज़्यादा ही हो गए, 7-8 साल 10वीं 12वीं करके मैंने फॉर्म भरा था। तो उसका एग्ज़ाम होना था संडे को, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं ना कंपटीशन के बजाय संडे को ही होते हैं। एग्ज़ाम संडे को होना था और मेरे को पता है रोल नंबर कब मिला, मंडे को, एक दिन बाद में। तो इसका मतलब वो मेरे लिए कोई बेनिफिट ही नहीं रहा, क्या करूँ उस रोल नंबर का मैं। ये होता है डाक के द्वारा। यानी डाक के द्वारा क्या होता है, कई बार हमारी जो पोस्ट होती है वो रास्ते में गुम भी हो सकती है। हो सकता है वो जो पोस्ट है वो आप तक लेट पहुँचे भी, हो सकता है आप उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए उस टाइम घर पर ना हो, डाकिया वापस चला जाए और वो फिर दूसरी बार 2 दिनों के बाद आए, या आए तो आप मिलो न। ठीक है, हो सकता है जो आप देखो व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है तब तो क्या होता है,
अगर कोई पर्सन कोई हार्ड होता है, कठिन होता है, तो हम उसको कहते हैं सरल तरीके में बताओ, क्योंकि हम अनपढ़ है। मान लो मेरे से पूछने आते हो आपने मेरे से प्रश्न पूछा, उसमें आधी तो इंग्लिश डाल दी, आधी आपने कुछ हिंदी डाल दी, मैं कहता हूँ जी मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो आप सिंपल से आप अपनी मेरी भाषा में पूछो। आप उसी टाइम क्या करोगे, अपनी लैंग्वेज चेंज कर दोगे, पर्सन को अपने सिंपल लैंग्वेज में बना दोगे। लेकिन अगर आपने डाक में लिख कर भेज दिया और वो मेरे को पर्सन नहीं समझ आया, तो मैं किससे पूछूंगा? आपको थोड़ी बोलूँगा डाक में भी मेरे को इसका पर्सन को वो एक सरल तरीके से सरल सिंपल लैंग्वेज में बताओ, तो ये इसकी कठिनाई भी होती है। ठीक है भी, उस टाइम हम पर्सन को चेंज नहीं कर सकते, व्यक्तिगत साक्षात्कार में चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन डाक के द्वारा जो पर्सन भेजा जाता है वो फिक्स हो जाता है, तो ये भी कठिनाई होती है। सेकंड ये भी होती है, तो कई बार व्यक्ति मेरे जैसे भी होते हैं, डाक के द्वारा उनको मिलती है ना पोस्ट, तो वो किसी और से आंसर बना लेते हैं, खुद नहीं भरते वो। उनको पास पोस्ट आई, मान लो मेरे पास आई, आपको बोला चलो ठीक है जी आप इनके आंसर दो, मैंने अपनी बोधरेशन खत्म की, मैंने अपने बड़े भाई को या पापा को दे दी जी, मेरी सिस्टर को दे दी भी आप भर दो ये और भरकर भेज दो, यानी मेरे को पता ही नहीं क्या डाटा लिखा गया है, क्या पूछा गया है, यानी जो आंकड़े जाएंगे वो गलती जाएंगे, क्योंकि मैं खुद नहीं भर रहा उसको अंदर, मेरे दोस्त को दे दी, हो सकता है उसने बढ़ा चढ़ा कर बात लिख दी हो सकता है उसको मेरे को नीचा दिखाने के लिए उसने कुछ गलत डाटा लिख दिए हो, ये भी इसकी कमी है। ये भी हो सकता है भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डाक के द्वारा जो मिलता है ना उसको वापस नहीं भेजते, कई तो भेजते हैं जो चलो देर सवेरे पहुंच जाती है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है, जाग जाते हैं वो, कभी सवेरा हो जाता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वापस भेजनी है, एक बार घर में डाल दिया भूल गए, भूल ही जाते हैं, उसके बाद भी हमें डाक भी वापस भेजनी है, जो हमारे पास आई थी उसके आंसर भी देने हैं हमें, तो ये भी कठिनाई है। हाँ होता है ऐसा कई बार, जब घर के अंदर हमारे कोई डाक आती है ना और जब 2-3 दिन नहीं मिलती, तब घर पर सब ढूंढने लग जाते हैं, कहाँ गया जी कहाँ गई जी, सब कोई अलमारी में देखते हैं, कोई टेबल के नीचे भी देखने लग जाते हैं, और टेबल की जो दराज वगैरह उसमें चेक करते हैं। जब मेरे से पूछते हैं ना कोई कॉपी वगैरह गुम होती है, डाक गुम होती है भी कहाँ है, तो मैं कहता हूँ चूल्हे के पास देखो जी, क्योंकि मम्मी होते हैं ना जब आग वगैरह नहीं जलती, जब उनको हवा चल रही होती है, तब वो गुस्से में सिर्फ हमारी कॉपियाँ और जो डाक होते हैं ना वही काम आती है, वो उठा लाते हैं सीधा जाके चूल्हे में डाल देते हैं, और बहुत बार मिलती है, ये देख लेना आप, चेक कर लेना। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति में डाक तो कंप्लीट वहाँ तक पहुँची नहीं, तो डाटा कहाँ से मिलेगा, आंकड़े नहीं मिल पाते, ये इसकी कठिनाई है, बात समझ रहे हो। तो फायदे तो इसके ये हैं भी, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, ठीक है। नुकसान इसके क्या है, नुकसान इसके हैं भी कई बार डाक लेट पहुँचती है, कई बार डाक रास्ते में गुम भी हो सकती है, उसके बाद जो भेजने वाला होता है वो भी लापरवाही बरत सकता है, वो हो सकता है डाक टाइम पर न पहुँचाए वापस आंसर देके, या किसी और से बुलाकर पहुँचा दे, या कई बार क्या होती है वैसे ही भेज देते हैं, पर्सन उत्तर पूरे लिखते नहीं है, मान लो 10 पर्सन है उसके अंदर 2 के आंसर दे दिए वापस भेज दी, यानी पूरे तो आंसर नहीं मिले, पूरे तो उत्तर नहीं मिले इसके अंदर। ये भी हो सकता है भी वो भेजना ही बंद कर दे, ख़त्म ही कर दे उसको, वापस ही ना भेजे, तो ये इसकी कुछ कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, डाक द्वारा साक्षात्कार की। अरे हम कर क्या रहे हैं, आंकड़ों का संग्रहण तो कर रहे हैं, इकट्ठा ही तो कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास पहुंचेगा नहीं तो इकट्ठे कहाँ से होंगे, तो ये कठिनाई है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, तीसरी विधि आपकी टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार, टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। इसके अंदर क्या होता है, ये टेलीफोन के द्वारा साक्षात्कार क्या होता है, टेलीफोन मिलाते हैं हम, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसे मैसेज के द्वारा या फ़ोन के द्वारा हम क्या करते हैं, उनसे डाटा या जो भी आंकड़े लेने होते हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं हम। तो इसका फ़ायदा भी बहुत होता है, ये तो सिंपल सी बात है। इसका अर्थ तो ये होगा भी टेलीफोन के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, टेलीफोन के द्वारा आंकड़े इकट्ठे करना, आंकड़े इकट्ठे करना, अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है इसका। साक्षात्कार हो, टेलीफोन हमने किसी को फ़ोन किया है, फ़ोन करके हमने बोला जी आप ये बताओ जी, आप बताओ जी आपके घर में बच्चे कितने हैं, आप बताओ जी आपके घर में बुजुर्ग कितने हैं, आप बताओ जी आपके घर में साधन कितने हैं, ये चीज़ हमने पूछ रहे हैं, वो सामने हमें जवाब दे रहा है, ये साक्षात्कारी तो है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं है, हमारे सामने नहीं है वो। टेलीफोन वाला क्या होता, हमने दिल्ली फ़ोन मिला रखा, वहाँ से पूछ रहे होते हैं, हम यहाँ हैं, व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मिले, लेकिन वो तो साक्षात्कार है, हम प्रश्न दे रहे हैं वो हमें उत्तर दे रहा है, हम फिर प्रश्न पुट कर रहे हैं वो हमें आंसर दे रहा है, यानी ये साक्षात्कारी तो है,
यानी इसका फ़ायदा भी बहुत है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो समय कम लगता है। क्या होती है? समय की बचत होती है। समय की बचत क्यों होती है? क्योंकि अरे अगर हमें कोई दिल्ली से व्यक्ति को कोई आंकड़े लेने हैं तो दिल्ली जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कब वापस आएंगे। अब तो वैसे ही कोरोना का डर है, क्या पता कोरोना ना हो जाए। तो क्या है, फ़ोन पर कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन पर कोई कोरोना होने का डर भी नहीं है। हम सीधा वहाँ फ़ोन करेंगे, उससे पूछेंगे जी हमें आंकड़ा चाहिए, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं, आप उनके हमें आंसर देते चलो, हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। बस सिंपल सी बात है। इसका मतलब समय की बचत होती है, धन की भी बचत होती है। धन की कैसी होती है? सिंपल है, होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि एक तो हम दिल्ली जाकर आंकड़े लें, हमारा किराया लग जाता है, वहाँ पर रहने का, खाने पीने का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं होता, सीधा फ़ोन करते हैं। आजकल तो वैसे ही फ्री दे रखा है, आप पूरा जियो वगैरह पूरा पैक कराओ, 1-2-3 महीने का फ्री हो जाता है। कितनी बात करो, चाहे कुछ पैसा लगता ही नहीं है, आराम से धन की बचत हो रही है। बहुत सी कंपनियां जो फ्री दे रही है, एयरटेल वगैरह बहुत फ्री दे रही है, या कम पैसे में आपको 1 महीने का कॉल मिल जाती है। इसका मतलब पैसा तो नहीं लग रहा है ना आपका। वहाँ जाके वापस आओगे तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, यहाँ पर आप 100-150 रुपये में काम चला लोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसके लाभ है। इसका एक लाभ ये भी है भी, इसके अंदर अगर कोई पर्सन न समझ आए, यानी पर्सन कठिन हो, या पर्सन की लैंग्वेज उसको जो उत्तर देने वाला उसको समझ ही ना आए, तो ऐसी स्थिति वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उससे पूछ सकता है। हम बोलते हैं ना फोन में, क्या बोला, समझ नहीं आया, दोबारा से बोलो। डाक में तो ऐसा नहीं कर सकते ना, ये इसकी डाक में हमने कमियां बताई थी। डाक में जो पर्सन लिखकर हमारे पास आ गया ना, चाहे वो हमें समझ आता है नहीं आता, कोई मैटर नहीं है। समझ आता या नहीं आता उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर समझ नहीं आता तो क्या कर सकता है, उत्तरदाता उस सर्वेक्षणकर्ता से पूछ सकता है, हमें फिर से बताओ, डिटेल से बताओ, इसका अर्थ बताओ, या अपने हमारी एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ उस पर्सन को, ताकि मैं समझ पाऊँ मेरे को बताना क्या है। जब उत्तरदाता आंसर देता है, ऐसी स्थिति में अगर सर्वेक्षणकर्ता को वो आंसर समझ नहीं आया, उत्तर नहीं समझ आया, तो वो भी उसी टाइम उससे पूछ सकता है, हमें बताओ जी क्या बात, आपने जो आंसर दिया है वो किसके आधार पर दिया है, ये हमें समझ नहीं आया, या हमें डिटेल से बताओ, एक्सप्लेन करो पूरा, इसका जो भी हमें डाटा जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा, यानी आप इसका और अर्थ निकाल रहे हो, हमें इस अर्थ के आधार पर डाटा चाहिए, तो हम उसी टाइम क्या कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट है, इसके लाभ है। एक तो समय बहुत कम लगता है, एक धन की भी बचत होती है, हमारी श्रम की बचत होती है, और साथ के अंदर इसके अंदर जो भी पर्सन है उसको न समझाए तो उसको हम पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके कुछ कठिनाइयों की। कठिनाइयाँ देखो, इसके फायदे भी हैं, साथ में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। कैसे? कुछ हानियाँ भी है। कैसे? अभी देखो, मैंने पर्सन फ़ोन किया, उससे पर्सन पूछा, उसने उत्तर दिया, हो सकता है वो आगे बोलने वाला व्यक्ति वो है या नहीं, मेरे को क्या पता, क्योंकि नया व्यक्ति था, दिल्ली के अंदर बैठा है, उससे मैं आंकड़े ले रहा हूँ, किसी से नंबर लेके उसको फ़ोन किया। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्तमान में झूठ चलती है ना, वो फ़ोन के द्वारा चलती है, कुछ पता नहीं चलता। पहले जो लैंडलाइन जो फ़ोन थे ना घर में लगे होते थे, उससे पता चल जाता है कि उसने उठा लिया, इसका मतलब ये व्यक्ति घर में है। अब बेटा कहीं होता है, फ़ोन में बता देता है टेलीफोन में जी मैं तो वहाँ बैठा हूँ। मोबाइल तो सबसे ज़्यादा झूठ जो पड़पने वाला है इस देश के अंदर, वो मोबाइल ने शुरू की है। तो इसके अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है, वो व्यक्ति क्या पता वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा, कोई और व्यक्ति उसका उत्तर दे रहा हो। ठीक है, एक वो आंसर दे रहा है, वो सही है गलत है, उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा हमें। देखो व्यक्तिगत साक्षात्कार में तो चेहरा दिख जाता है, इसमें चेहरा कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनाई दे रही है। क्या पता वो सही दे रहा है या उत्तर गलत दे रहा है, ये तो उसके चेहरे से हाव भाव से पता चलेगा, लेकिन इसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। और भी बहुत समस्याएं पैदा होती है। इंडिया में क्या है, देखो भारत एक गाँव का देश है, भारत एक गाँव का देश है, और बहुत से यहाँ पर एरिया ऐसे हैं अभी तक जहाँ पर टेक्नोलॉजी पहुँची नहीं, टेलीफोन की सुविधा ही नहीं है, मोबाइल की सुविधा बहुत कम है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास तो मोबाइल नहीं है, वो भी एंड्रॉयड नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के पास तो नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति के पास टेलीफोन नहीं होता, तो प्रत्येक व्यक्ति से हम डाटा लेंगे कैसे? क्यों, टेलीफोन तो ये कहता है भी आप फ़ोन करके उससे डाटा लो, आंकड़े प्राप्त करो। जब वहाँ पर आगे है ही नहीं टेक्नोलॉजी, बहुत से क्षेत्र ऐसे जहाँ पर अब तक रेंज ही नहीं आई, टावर ही नहीं लगे,
मोबाइल ही नहीं है, तो उन टेलीफोन भी नहीं है, तो उन लोगों का डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए, उन लोगों का डाटा कैसे प्राप्त किया जाए, यह सबसे बड़ी समस्या है। और ये टेलीफोन की जो आपका संग्रहण की विधि है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या भी पाई जाती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, कभी ख़राब भी हो सकती है, मौसम के कारण भी ख़राब हो सकती है, या किसी और तार वगैरह वायर वगैरह के टूटने के कारण भी ख़राब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमें आंकड़े उस टाइम प्राप्त होने चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाते। एक व्यक्ति का महाभाव उसको वो नहीं चेक कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो अंश में दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है। तो ये तीसरी विधि आपकी होगी टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। देखो आंकड़े संग्रह करने की हमने 3 विधियाँ कंप्लीट की है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आपका और एग्जाम में पक्का आता है, इसके बारे में पूछा जाता है साक्षात्कार, क्योंकि आपका लेसन का नाम ही आंकड़ों का संग्रहण है। जो आंकड़ों का संग्रहण है तो संग्रहण तो बढ़िया तरीके से करोगे तभी तो आपको वो आंकड़े फायदा देंगे ना। आंकड़ों का संग्रहण अगर आप बढ़िया तरीके से नहीं करोगे, मान लो समस्या तो छोटी सी थी और उसके लिए आंकड़े इकट्ठे करने के लिए आपने लाखों रुपए लगा दिए, तो उसका तो फायदा ही क्या। बात समझ रहे हो ना। अभी आंकड़ों को संग्रहण तो करना है आपको, इसका मतलब ये नहीं है भी आप पैसे और समय बर्बाद कर दो सारा। समस्या छोटी सी थी, लाखों करोड़ों रुपए लगा कर बैठ गए आंकड़ों के संग्रहण के चक्करों में, तो ऐसा नहीं करना। वो तो समस्या के अकॉर्डिंग चलना है हमें, और आंकड़े इकट्ठे भी करने हैं तो वो भी इस प्रकार से करने हैं ताकि हमारा समय भी कम लगे और धन भी कम लगे, और एक स्टिक और एक विश्वसनीय आंकड़े हमें प्राप्त भी हो जाए। तो इसके लिए आपकी बुक में 3 जो आपकी विधियाँ थी जो साक्षात्कार की, तो आपको एक बार बताता हूँ। एक तो होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार, पक्का याद कर लेना। एक होता है आपका डाक द्वारा साक्षात्कार, और एक होता है आपका टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। एक डाक द्वारा, एक व्यक्तिगत और एक टेलीफोन। जो व्यक्तिगत होता है, जो व्यक्ति से व्यक्ति आमने सामने बैठकर जो प्रश्न उत्तर करते हैं, उसकी बात होती है व्यक्तिगत साक्षात्कार की। डाक द्वारा साक्षात्कार होता है जिसके अंदर डाक के द्वारा भेजा जाता है, हमने उसके फायदे भी पढ़ लिए, हमने उसकी कुछ कठिनाइयाँ भी पढ़ ली है। और टेलीफोन द्वारा होता है, इसके अंदर टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार किया जाता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके जो चैप्टर था आंकड़ों का संग्रह, ये अभी तक पढ़ा, ये हमारी 2-3 वीडियो में कंप्लीट होगा वैसे तो, क्योंकि आंकड़ों का संग्रहण करने की हम कुछ और विधियाँ भी पढ़ेंगे, कुछ लॉटरी के द्वारा, कुछ व्यक्तियों का यादृच्छिक तरीके से, ठीक है। मतलब एक या तो देखो, एक तो मान लो आंकड़े इकट्ठे करने हैं, मेरे काम के हैं या इस सादुल शहर या किसी और शहर के हैं। एक तो सभी व्यक्तियों से मिलना, वो तो हो गया समष्टि। एक मान लो सभी व्यक्तियों को न्याय मिलते हुए सिर्फ 1-2 व्यक्तियों से मिल लेना। जैसे मान लो मेरा परिवार है, उसके अंदर 13 सदस्य है, या तो एक से मिलना, एक से मिलेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, या उनमें से एक मेन व्यक्ति से मिलके सारे आंकड़े ले लेना। तो ये सारे तरीके हम पढ़ेंगे भी, आंकड़े आपको इकट्ठे भी करने हैं, आपका पैसा भी कम लगे और आपका समय भी क्या हो, बचत हो। तो ये टोटल हम पढ़ेंगे, यहाँ तक आप पढ़ लेना, ये नोट्स बना लेना और इसको बढ़िया तरीके से आपके काम आने वाली चीज़ है। और आंकड़ों के अंदर जो सम्यक है, जो सांख्यिकी है, वो तो इकोनॉमिक्स का बेस है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ठीक है डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।